कोडिंग कोडिंग कोडिंग, हर कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग के पीछे भाग रहा है। ये कोडिंग है क्या? मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया। तो ये जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, ये सारे क्या हैं? ये सारे कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं असेंबली लेवल लैंग्वेज को, मैंने आपको बताया था असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तीन तरह की लैंग्वेजेस के बारे में हमने बताया, लो और हाई। तो हाई में आपकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, पर्ल हो, है ना। ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किस में लिखी गई हैं? ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर में यूज नहीं होता है। इसको यूज करने के लिए मैंने बताया एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ट्रांसलेटर जो है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंशिएट किए गए हैं। जैसे सी है, आपका कंपाइलर यूज करता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इसका टास्क है। और जैसे पाइथन है, तो पाइथन आपका इंटरप्रेटर का यूज करेगा, आगे हम इसकी बात करेंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेट होता है कोई कोड, तो वो कैसे चेंज होता है, वो किस फॉर्म में बदलता है, आइए जान लेते हैं उसको। तो जो कंप्यूटर है हमारा, वो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जो है वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो जब कंप्यूटर हमारा लो लेवल लैंग्वेज समझेगा और हम प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या ये समझ पाएगा? क्या नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर हमारा लो लेवल लैंग्वेज को ही समझेगा, तो हाई को ये समझ नहीं पाएगा। इसलिए जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। तो जो कोड आप पहले से ही लिखे होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड क्या होता है? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। सोर्स कोड क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, जो कि प्रोग्रामर क्या करता है? लिखता है। जैसे आपने कोड यहां से यहां तक लिखा है, यहां से यहां तक आपने कोड लिखा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका कहलाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड, या आपका कह सकते हो प्लेन टेक्स्ट कोड। जो भी आप कोड लिखते हो ना, प्रोग्राम लिखते हो यहां से यहां तक, वो क्या कहलाता है? आपका सोर्स कोड कहलाता है। फिर इसके बाद आपका आता है क्या? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट क्या कोड क्या होता है? ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होता है। यानी आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई कोड लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई कोड लिखा, वो कन्वर्ट होगा लो लेवल लैंग्वेज या आपके मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कोई सोर्स कोड कन्वर्ट होकर के सीपीयू के रीड के फॉर्म में होता है या मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो पहला जो कोड था वो था सोर्स कोड, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रोग्रामिंग कोड होता है। और जो ऑब्जेक्ट कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, ताकि मशीन इसको समझ पाए। ठीक, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, बताया मैंने कई बार बता रहा हूँ, सिर्फ लो को समझता है, और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो ये जो कोड जनरेट होता है, इसी कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और जो आप प्रोग्राम लिखते हो, ये जो प्रोग्राम है, ये कहलाता है क्या? ये जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज का, यही कहलाता है आपका सोर्स कोड। ये कहलाता है क्या? सोर्स कोड। तो यहाँ पे हमने मेंशन करा है कि कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है। कंपाइलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस होता है किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर क्या करता है? चेक करता है पूरे सोर्स कोड को एक साथ में, कि जो भी सिंबल लगे हैं, जो भी कोड है, वो सही है कि नहीं। अगर कोई कोड में एरर होगी, कोई कोड ऐसा होगा जो लो से हाई में कन्वर्ट, जो हाई से लो में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो उसको ये क्या करेगा? एरर के फॉर्म में लिस्ट कर देगा। मैंने बताया था कंपाइलर सारे कोड को स्टार्ट से लेकर के एंड तक चेक करता है, जितनी भी गलतियां होती हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है? हर लाइन को स्टार्ट से एंड तक चेक करता है, यानी कि कन्वर्ट करते हुए आता है। ठीक,
कि अगर कोई गलती मिली तो वहां पे रुक जाएगा। गलती क्यों मिलेगी ये भी बात है। तो गलती मिलेगी कब, जब वो हाई से लो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, उस दौरान जब वो हाई से लो में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तब उसको वहां पे क्या कहेगा, तब वो वहां पे एरर देगा। ठीक, यही चीज कंपाइलर के साथ भी है कि हाई से लो में कन्वर्ट करेगा, कोई भी एरर आएगी उसकी लिस्ट यहाँ पर दे देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे ही कोई एरर मिली वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। यहां से सपोज करिए इतना बड़ा कोड है, यहां से यहां तक, यहां से यहां, ऐसे करके बहुत सारा कोड लिखा, इस लाइन पे एरर आई, यहीं पे क्या होगा, इसी पॉइंट पे रुक जाएगा, इसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर के साथ में ऐसा नहीं, अगर आपने यहां से यहां तक लिखा है किसी कोड को, तो वो पूरे कोड को एक साथ में, होल कोड को एक साथ में चेक करेगा और उसकी लिस्ट यहाँ पे दे देगा। तो ये कंपाइलेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सोर्स कोड आपका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है, मशीन रीडेबल कोड है जिसको हमारी मशीन समझती है। और जबकि सोर्स कोड क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक, ये क्या है, प्रोग्रामिंग होती है, या आप कह सकते हो हाई लेवल की कोड होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये क्या होता है, मशीन रीडेबल कोड होता है। ठीक, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक तरह का प्रोसेसर होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को रीड करता है। इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। असेंबलर क्या होता है मैंने बता दिया है। असेंबलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है किसको, असेंबली लेवल को असेंबली से लो में यूज होता है असेंबलर आपका। ये जो है कंप्यूटर इसको समझने के लिए किस तरह के ट्रांसलेटर का यूज करता है, असेंबली से लो के लिए असेंबलर का यूज करता है। इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बताया, इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय लाइन। जबकि हमारा जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक बार में चेक करता है। इंटरप्रेटर यूज करने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पर्ल, पाइथन और मैटलैब। इसके अलावा भी है पर हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस पूछा जाता है। जो चीजें मैं थोड़ा सा अभी फास्ट बताया हूँ उसको पिछले मैं अभी बता चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको उसको नहीं बताया। आप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बहुत जोर दे करके पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक बार में चेक करता है। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये कोई बड़ा सा कोड है, यहाँ से यहाँ तक है, जितना कोड होगा उस सारे कोड को एक बार में चेक करेगा और उसकी लिस्ट यहाँ पे दे देगा, इस लाइन में ये एरर है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो सारे कोड को स्टार्ट से लेकर के, स्टार्ट से यहां से स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा यहां तक, और यहीं पे अगर कोई गलती मिल गई तो यहीं पर रुक जाएगा, यहां पे कोई गलती मिल गई तो यहां पे रुक जाएगा, यहाँ पे कोई गलती मिल गई यहाँ रुकेगा, यहाँ कोई गलती मिली यहाँ रुका, यहाँ कोई गलती, जहां जहां गलती मिलेगी उस हर पॉइंट पे रुकेगा। जिस पॉइंट पे रुकता है उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक, जबकि कंपाइलर के बारे में अगर हम बात करें तो कंपाइलर जो होता है वो सारे कोड को एक बार में चेक कर लेता है, जितनी भी गलतियां हैं उनकी लिस्ट यहां पर दे देता है। जबकि ये जो है ये क्या करता है, इसकी यहां पर ही कोई गलती मिली तो उसको ही बता देगा, यहां पे कोई गलती मिली तो यहीं पे बता देगा, जहां कोई गलती मिलेगी वहीं पे उस चीज को मेंशन कर देगा। इंटरप्रेटर आपका मैंने बताया ट्रांसलेट होगा हर एक लाइन, जबकि कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर जो है वो आपके सारी लाइन को एक साथ कर देगा। कंपाइलर जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है किसी भी कोड को एनालाइज करने में, जबकि इंटरप्रेटर होता है वो बहुत लेस टाइम लेता है। कंपाइलर जो एरर जनरेट करता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ में चेक करके देता है, जबकि ये इसमें जो है कंपाइलर में जो एरर आती है उसको समझ पाना इजी होता है, थोड़ा सा उसको समझना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में उतना ज्यादा समझ में नहीं आती जो एरर है वो किस लिए है। इसी तरह से ये जो है ये ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। कंपाइलर किसको जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। और इसके लिए देखिए ऑब्जेक्ट कोड
डायरेक्ट मशीन कोड नहीं होता, डायरेक्ट मशीन कोड नहीं है। ये क्या है, ये एक तरह का इंटरमीडिएटरी पेज है। जैसे आपका हाई लेवल का कोड है, हाई का कोड है, हाई से ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट को फिर ये जो है मशीन के फॉर्म में समझ लेता है, लेकिन ये इंटरमीडिएटरी पार्ट है। जबकि ये जो इंटरप्रेटर जो कोड जनरेट करता है, तो किसी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली क्या करता है, हाई से लो में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने बताया पाइथन और पर्ल एक जैसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, बाकी सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा ये सारे यूज करते हैं, किसका, कंपाइलर का यूज करते हैं। इसके बाद अब हम अगली वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लिंकर क्या होता है और लिंकर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होंगी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।